नाज़रीन, खैर मकदम है आपका फोर्थ व्यू में। मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं आज 8 बजे की खबर। तो दोस्तों, आज हम एक ही खबर पर बात करते हैं। खबर यह है कि जो फ्रांस से हमको राफेल प्राप्त होने थे, हमारी हुकूमत ने अपने दबाव में शायद जो है वो सफलता प्राप्त कर ली है और हमको तुरंत राफेल प्राप्त हो रहे हैं। ये राफेल 27 जुलाई को भारत को डिलीवर किए जाएंगे। ये यूएई के रास्ते भारत हम अंबाला में तैनात करने वाले हैं। राफेल इस वक्त इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें याद रखना होगा जो पिछले दिनों घटना घटी थी पाकिस्तान के साथ। F-16 उन्होंने अपना लड़ाई में जो यूज किया था और भारत में घुसे थे, तो शायद ये एक वक्त आ गया है कि अब शायद पाकिस्तानी फजाइया में जो F-16 है, ये राफेल उससे कहीं ज्यादा बेटर माना जाता है और एक अच्छा डिफीट देने के लिए तैयार है। इसमें खास बात यह भी है कि इस विमान में, इस बेसिकली लड़ाकू विमान में ये जो जर्मनी ने अपनी आर्मी के लिए, अपने फौजों के लिए जो बनाया था, और जो इस पर मिसाइल एयर टू एयर मार करने वाली होती है, जो अपनी जर्मनी इस्तेमाल करने वाली थी या कर रही थी, वही मिसाइलें हमको इसमें लगा दी गई हैं, वो हमको डिलीवर हो रही हैं। यानी फौरी तौर पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पायलट इसकी तरबियत ले चुके हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये रणनीति जो इस वक्त रफाल आ रहा है, दूसरी तरफ रूस जो है वो उसके साथ सहमति बन रही है कि वो जो वेपन सप्लाई थी या फिर वो MiG-21, MiG-29, M-30 सुखोई जो है वो हमको डिलीवर करने के लिए जल्द से जल्द राजी हो गए हैं। तो इस तरह से ये एक कामयाबी आप मान सकते हैं कि बड़ी कामयाबी है। एक तरफ चीन जो है वो अपनी हरकतें लगातार सीमाओं पर बढ़ा रहा है और यहाँ लद्दाख के इलाके में 30 अपने फाइटर विमान और 6 उसमें बड़े बम वर्षक चीन ने तैनात किए हैं जो लद्दाख के इलाकों में हैं। यहाँ हमने भी, भारत ने भी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तैनात कर दिया है इसको जवाब माकूल देने के लिए। अलबत्ता ये जो अभी तनाव है, चीन जिस तरह से लीड हासिल करने की कोशिश कर रहा था कि अपनी फौजों को बढ़ाकर तकरीबन 35,000 फौजी उन्होंने भी अपनी सीमाओं पर तैनात किए हैं। हमारी तरफ से 45,000 सैनिकों का जो है डिप्लॉयमेंट हो रहा है। तो यहाँ हर तरह से लगभग चीन को बराबर की टक्कर देने की तैयारी की जा रही है। और जो रफाल आने के बाद हमारी ताकत बढ़ जाती है। नए मिसाइल सिस्टम है जो एयर टू एयर मार कर सकते हैं, यानी कि चीन की तरफ या पाकिस्तान की तरफ से अगर वहां के फाइटर विमान हम बॉर्डर का वायलेशन करते हैं तो उनको माकूल जवाब दिया जा सकता है। और इनकी तैनाती अंबाला में की जा रही है। अंबाला एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां से लद्दाख वाला इलाका जो चीन की सीमाएं हैं वो भी नजदीक पड़ती है और पाकिस्तान कश्मीर घाटी के परली तरफ जो सीमाएं हैं, जो तैनाती अ, पाकिस्तान की है, वो भी इस जद में बड़ी आ जाती है। स्ट्रेटेजिकली ये लोकेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से हम लोग जो है पाकिस्तान को बिल्कुल हमारे नजदीक पड़ता है, जहां पर ज्यादातर एग्रेशन करने की कोशिश करता है पूरे कश्मीर के इलाके को। ये वाली सीमा जो है वो हमारे इस रेंज में पड़ती है अंबाला की। और लद्दाख वाली जो है ये पूरी चाइना की बेल्ट भी हमारे रेंज में पड़ती है। तो यहाँ 6 तैयारे रफाल जो है तैनात करने के बाद हम यहाँ चीन और पाकिस्तान दोनों को टक्कर देने की पोजीशन में आ जाते हैं। F-16 या J-17 दोनों ही तैयारों को बहुत अच्छे से टैकल करने में सक्षम है रफाल। तो रफाल की जो है वो हमें प्राप्त हो रहा है, वो जो जर्मनी के पास अपने युद्ध लड़ने के लिए उनके पास जो मिसाइलें लगती हैं एयर टू एयर मार करने वाली, वो मिसाइलों के साथ ही हमको जो है रफाल प्राप्त हो रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है। दूसरी खबर ये है कि रशिया जो है वो हमें हमारा जो एमुनिशन है, रिक्वायरमेंट्स है, उनको फुलफिल करने के लिए लगभग 1 बिलियन का जो मटेरियल है वो हमें प्रोवाइड करने के लिए जल्द से जल्द जो तैयार हो गया है, जिसमें MiG-29, MiG-21, सुखोई 30 और हमारा गोला बारूद जो है वो तमाम हमको सप्लाई हो रहा है। ये बात पॉजिटिव साइन हमको दिखाई देता है। तो यहाँ
जैसे लद्दाख के पार इस तमाम खित्ते में चाइना ने 30 फाइटर विमान अपने तैनात किए हैं और इसमें 6 बम वर्षक भी तैनात चाइना ने कर दिए हैं, जबकि भारत ने भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम आकाश उस इलाके में तैनात कर दिया है। तो यहाँ जो सूरत हाल अभी बन रही है वो ये है कि जो टक्कर है चाइना को, शायद वो अब दिखाई देगा कि हम बराबर की स्थिति में आ रहे हैं। रशिया को हमें इस नजरिए से भी देखना पड़ेगा कि रशिया एक प्रोफेशनल कंट्री है, जो ट्रीटियां की हैं, जो डील की है, उसका निर्वाह करेगा। अलबत्ता उसके बाय द साइड जाकर, यानी आउट ऑफ द वे जाकर कोई हेल्प करेगा, इसकी उम्मीद मुझे अभी भी नहीं है। अलबत्ता ये जो अभी की हालात है उसमें जरूर हमारा साथ देगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ खड़े होने के लिए फ्रांस, ब्रिटेन आ गया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छे संबंधों को और गहरा बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त संभावनाएं हैं। तो इसका मतलब जापान जापान के साथ भी अभी एग्रेशन जो है वो चल रहा है, क्योंकि चीन के कुछ तैयारों को ये कहा जा रहा है कि जापान ने अपनी फजाई हदूद से खदेड़ा है और उसके जो पनडुब्बी थी उसको उसके साथ थोड़ा बहुत टकराव हुआ है। उसके अलावा जो जहाज डिस्ट्रॉयर हैं, उसके बम वर्षक हैं, उनको जापान ने चाइना के वापस लौटाया है, ऐसा जापान का कहना है। तो अगर ये चल रहा है तो इसका मतलब साउथ चाइना सी भी एग्रेसिव होना शुरू हो गया है। इधर से भी दबाव चाइना की तरफ बढ़ रहा है। और माइक पॉम्पियो के अकॉर्डिंग वहां पर अपनी फौजों की जो यूरोप से तैनाती है वो भी अमेरिका ने बनाना शुरू कर दिया है। इधर चाइना की लद्दाख वाले बॉर्डर पर जो हमारे साथ मिलता है, इस पर प्रेशर के लिए जो रफाल आ गए हैं, रशिया हमारे वेपन सप्लाई करने के लिए हरी झंडी आ गई है और जल्द से जल्द आपूर्ति की आ गई है। तो इसका मतलब चीन पर यहाँ मानसिक दबाव बनेगा। अलबत्ता यहाँ पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट बहुत जोर शोर से बात चीख कर कह रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान वो बिल्कुल एक साथ मिलकर लड़ेंगे। तो इसका मतलब अगर चाइना की तरफ से एग्रेशन होता है तो पाकिस्तान की तरफ से भी होगा, ये तो हमें मान के चलना चाहिए। यानी वो दो देश एक साथ खड़े हैं। मगर इधर भी ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से जो है वो साउथ चाइना की सी की तरफ से भारत का साथ देने की कोशिश करेगा। जापान के साथ एग्रेशन दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी फिलीपाइंस में अमेरिका के ठिकाने हैं और यहाँ जो है इस इलाके में जो प्रेशर साउथ चाइना सी के व्यापार को लेके है वो अमेरिका बढ़ाएगा। तो यहाँ अभी सूरत हाल ये है कि चारों तरफ से अगर चाइना के ऊपर दबाव बनता है तो वो दबाव जरूर महसूस करेगा। मेजर जनरल्स की कल मीटिंग होने वाली है, अब ये देखना है कि वो मीटिंग कितनी सफल होती है। चाइना इसमें दबाव महसूस करता है कि अपनी जो उसका एग्रेशन है वो उसको एक कदम और अगले स्टेप पर लेकर जाता है। ये सब कुछ हमें देखना पड़ेगा ताकि आगे आने वाले वक्त का फैसला हो सके। एक बात यहाँ पर और बताता चलूं कि नाजरीन देखिए, मार्केल की तरफ से यानी जर्मनी की तरफ से ये बात वाज़ेह की जा रही है कि अब यूरोपियन यूनियन को अमेरिका के बगैर जीना सीखना होगा, अपनी हिफाजतें अपने दम पर करनी होगी। और ये आज की दौर में मार्केल का ये कहना कि अमेरिका को मान लेना चाहिए कि अब वो सुपर पावर नहीं रहा है, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि जर्मनी हमेशा, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, तो यूरोपियन का सहयोगी उस दौर में नहीं बल्कि एंटी रहा है। तो एक बार फिर से जो है क्या सूरत हाल बनती है। हालांकि वो यूरोप को लीड करना चाहता है और नाटो को लीड करना चाहता है जिसमें अमेरिका ना हो। तो ये भी एक सूरत बन रही है यूरोपियन यूनियन में। अलबत्ता जिस तरह का माहौल इस खित्ते में बन रहा है, चारों तरफ से एग्रेशन है, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, उधर से पाकिस्तान और चाइना हो, तो यहाँ एक जो टकराव की स्थिति है वो काफी बढ़ती जा रही है और बड़े युद्ध के संकेत दे रही है। तो अगर कल इसकी मीटिंग में चाइना इस दबाव को महसूस नहीं करता है तो इसका मतलब हम धीरे धीरे और डिप्लॉयमेंट की तरफ बढ़ेंगे और ये तनाव बहुत जल्दी खत्म होने के बजाय बहुत लंबा खिंचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और एक छोटी सी चिंगारी इसको भारी युद्ध में तब्दील कर सकती है। बातें बहुत भी हैं, बड़ी बड़ी खबरें और भी थी जिसमें कूटनीति, डिप्लोमेसी जो है वो शामिल थी, आपके लिए मुझे लगता है जरूरी थी, मगर मैं आज आपको नहीं बता सका। आज फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और इंशाल्लाह कल के
प्रोग्राम का कीजिए इंतजार। मैं कोशिश करूंगा कि कल वो तमाम खबरों को उठाऊं जो हिंदुस्तान और माइनॉरिटी और दुनिया के और तमाम पहलुओं से कनेक्टेड है, इसमें कश्मीर में भी इसका ताल्लुक है। तो कोशिश करेंगे कल उन सब बातों पर जिक्र करने की। फिलहाल इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।